नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के एक चैप्टर धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करने के लिए है और वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में समझने वाली कम चीज़ें हैं और ज़्यादा है याद करने वाली चीज़ें। इस चैप्टर में अभी हम लोग देखेंगे भौतिक गुण यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे किसी मेटल का यानी धातु का और किसी नॉन मेटल का यानी जो आपके अधातु है उसका। और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे धातु और अधातुओं के कुछ असाधारण गुण यानी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे धातुओं के जो रासायनिक गुण है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम लोग देखेंगे। और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि हवा में अगर धातु को जलाते हैं तो क्या होता है, और उसके बाद देखिए जल से अगर धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि जब धातु को अम्ल से यानी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज यानी प्रतिक्रियाशीलता जो श्रृंखला है उसको देखेंगे, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी धातु है और सबसे कम रिएक्टिव कौन सी धातु है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे धातु से यानी मेटल्स से। तो देखिए मेटल्स जो होते हैं ये शुद्ध रूप में क्या होते हैं, इनकी सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। दोस्तों, आपने लोहा को ज़रूर देखा होगा। अगर आप एक लोहे के रड को ऐसे ही खुले छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा और वो क्या होगा, ब्राउन कलर का दिखेगा, थोड़ा मटमैला टाइप का दिखेगा, जंग लगने के कारण यानी आयरन ऑक्साइड बनाने के कारण। लेकिन आप इसी छड़ को अगर आप बीच से यहाँ पे काटते हैं तो इसका जो यहाँ पे सरफेस होगा काटने के बाद, तो ये काफ़ी चमकीला होता है। और यही क्वालिटी जो है इस धातु के या फिर कोई भी धातु के क्या चमकने की जो क्वालिटी होती है उसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक लस्टर। दोस्तों, मेरा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो देखिए धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं, यानी मैलेबिलिटी कहते हैं। देखिए आप अपने घरों में क्या करते हैं, जो खाना बनाते हैं जो बर्तन से, वो बर्तन क्या है आपका, मान लीजिए एल्युमिनियम से बना है। तो एल्युमिनियम जो है वो क्या है, एल्युमिनियम एक धातु है और इस धातु को ये तो इसी शेप में नहीं पाया जाता है, तो इसको इस शेप में ढाला जाता है, पीट कर पतली चादर में बदल कर एक शेप दिया जाता है। तो ये जो गुण है किसी भी धातु का, इस गुण को कहते हैं आघात वर्धिता यानी मैलेबिलिटी। उसके बाद देखिए सोना और चांदी जो होते हैं ये सबसे अधिक आघातवर्ती होते हैं। मतलब अगर सबसे पतली आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे पतली चादर किसका आप बना सकते हैं, तो ये हो गया आपका सोना और चांदी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोना होगा, चांदी होगा। चांदी और सोना दोनों ही काफ़ी मेलेबल होते हैं, ये काफ़ी आघातवर्ध होते हैं और इसलिए इनके क्या बनते हैं, इसके आभूषण बनाने में यानी गहने बनाने में यूज़ होता है सोना और चांदी का। उसके बाद देखिए धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। मान लीजिए कोई धातु है, अगर उसको एक छोटा सा रॉड के रूप में या फिर बार के रूप में पाया जा रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको एक लंबी पतली तार के रूप में भी खींच सकते हैं। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं डक्टिलिटी, और इसे हिंदी में कहते हैं तन्यता यानी तन्य। तो यहाँ पे जो धातुओं के जो पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तन्यता।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर बिजली के वायर्स जो यूज़ किए गए हैं, उस वायर में क्या होता है जनरली एल्युमिनियम नहीं तो कॉपर यूज़ होता है। तो कॉपर जो है उसको पीट कर या फिर खींच कर उसको एक पतली तार के रूप में विकसित किया गया है। तो कॉपर के इस गुण को क्या क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। और सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो क्या है? वो आपका सोना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जो सिल्वर और आपके कॉपर होते हैं, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना में लेड और मरकरी जो होते हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कॉपर का बहुत सारे बर्तनों के रूप में हम लोग पानी पीते हैं या फिर खाना बनाने में यूज़ करते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, लेकिन कॉपर जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होने के कारण इसको हम लोग खाना पकाने में यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, इसकी तुलना में अगर सिल्वर और कॉपर की तुलना में हम लोग बात करें कि जो आपके लेड हैं और जो मरकरी हैं, ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कंडक्टिविटी के मामले में ये काफ़ी पुअर होते हैं, जो आपके लेड और मरकरी होते हैं। और एक यहाँ पे क्वालिटी है, फिज़िकल क्वालिटीज़ की अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसी मेटल के, तो देखिए धातुओं को अगर इसके सतह को क्या करेंगे, किसी कठोर सतह से अगर हम लोग टकराएँगे तो क्या होगा, आवाज़ उत्पन्न होगी और इसे ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखे होंगे, आप जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल की घंटी लगती थी, तो वहाँ पे जो घंटी बजती है उसमें कुछ भी आपका नहीं लगा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप में। वो क्या होता है, वो एक पतली सी शीट होती है किसी धातु के, और फिर अगर उसको पीटा जाए तो क्या होता है, उससे आवाज़ निकलती है और इसी आवाज़ को, इसी धातु के इस क्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं। अब बात करते हैं अधातु यानी नॉन मेटल की। देखिए, जो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि जो है, ये अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस होती हैं या फिर गैस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, ये सब क्या होती हैं, गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अधातुओं के तुलना में इनमें जो धात्विक चमक होती है ये नहीं होती है। आघात वर्ध्यता यानी मैलेबिलिटी यानी फैलने का गुण भी नहीं होता है, और तन्यता का गुण भी नहीं होता है, और ना ही ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये सारे हुए आपके धातु और अधातु के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण जो आप बाहर से इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे कुछ एक्सेप्शनल असाधारण गुणों के किसी धातु और अधातु के। देखिए, धातु में जो मरकरी होता है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या होती हैं, ये कमरे के ताप कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब अगर मरकरी की बात करें तो सिर्फ मरकरी ही है जो आपकी क्या होती है, धातुओं में क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जितने भी धातुएं हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप आयरन लीजिए या फिर एल्युमिनियम लीजिए या फिर कॉपर लीजिए, ये सारे के सारे जो है ये कमरे के तापमान यानी कमरे का ताप यानी जो आपका रूम टेम्परेचर है उस पे क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन मरकरी क्या होता है, ये द्रव होता है। हम मरकरी का यूज़ जनरली स्पेक्ट्रोमैनोमीटर में किया जाता है, जिससे यहाँ पे आपके ब्लड प्रेशर मापने में यूज़ होता है। उसके बाद अगर बात करें गैलियम और सीज़ियम की, तो देखिए गैलियम और जो सीज़ियम होते हैं इनका गलनांक बहुत कम होता है। अगर आप इसे अपनी हथेली पर रखेंगे तो क्या होगा, ये पिघलने लगेगा। आयोडीन जो होता है, ये देखिए ये आपका अधातु है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, चमकीला होता है। देखिए, अधातु का चमकने का गुण नहीं होता है,
ये धातु का होता है। धातु में क्या होता है, मेटेलिक लस्टर होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग आयोडीन की, तो आयोडीन जो होता है ये चमकता है। तो इसका मतलब ये अधातु होते हुए भी यहाँ पे चमक दिखाता है, यानी लस्टर को दिखाता है। उसके बाद देखिए कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो एक हीरा है और दूसरा आपका ग्रेफाइट। आप यहाँ भी समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आप अगर एक थर्मोकोल की मदद से एक घर बनाते हैं या फिर आप एक चौकी भी बनाते हैं, तो ये क्या है, ये दोनों ही आपके उस थर्मोकोल के एलोट्रॉप है। यानी जो आपका हीरा है और जो आपका ग्रेफाइट है, दोनों में कार्बन के अणु पाए जाते हैं। अगर बात करें क्षारीय धातु यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता है और इनके जो घनत्व होते हैं और जो गलनांक होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट्स है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, लिथियम या फिर सोडियम या फिर पोटेशियम, कोई भी अगर आपके ऑप्शन में रहे तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए धातु, जब हवा में धातु को जलाया जाता है तो क्या होता है, उसके ऑक्साइड बनाते हैं। यानी मेटल और ऑक्सीजन जो वातावरण में रहता है ये रिएक्शन कर लेते हैं और धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि कॉपर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो इसके रंग में क्या परिवर्तन होगा, तो ये काले रंग का एक ऑक्साइड बनाएगा। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक जो ऑक्साइड होते हैं, ये धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लोग इसको कहते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल आए कि एल्युमिनियम और जिंक किस तरीके के ऑक्साइड हैं, तो आपको जवाब देना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद देखिए पोटेशियम तथा सोडियम जो होती हैं, जैसे कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो ये है आपका पोटेशियम और सोडियम। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु का कॉपर ऑक्साइड की काली रंग का क्या होता है, यहाँ पे परत चढ़ जाता है। गर्म करने पर क्या होता है, देखिए कॉपर को आप जनरली जला नहीं सकते हैं। मतलब जो आपका कॉपर के बर्तन में अगर आप क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो तांबा का बर्तन है उसमें आप खाना बना रहे हैं, तो होता क्या है कि कॉपर जल नहीं जाता है, लेकिन कॉपर का एक ऑक्साइड यानी उसका कॉपर के ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, काले रंग का एक परत चढ़ जाता है। एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग। देखिए एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की एक परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे क्या होती है, संक्षारण से बचाती है। मतलब एनोडीकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को संक्षारण यानी कोरोशन से हम लोग यहाँ पे बचा सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि एल्युमिनियम को किस विधि से यहाँ पे हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं, तो एक तो हो गया कि आप उसके ऊपर पेंट कर देंगे, और नहीं तो फिर क्या होगा, पेंट
होता है, पेंट से भी कोरोशन से बचाने के लिए पेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग। ये प्रक्रिया के फलस्वरूप हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत एल्युमिनियम के सतह पर चढ़ा सकते हैं और उसे फिर आगे संक्षारण होने से बचा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें क्या होता है जब धातुओं को जल से अभिक्रिया कराया जाता है, तो देखिए धातु को जब हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। और फिर जब ये धातु ऑक्साइड जो है इसको फिर जल से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो आपके ये धातु हैं इसको जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, तो यहाँ पे आपके H2 गैस निकलते हैं। उसके बाद देखिए आपके जो पोटेशियम और सोडियम है, ये धातुएं क्या होते हैं, ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी यानी इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी होती है तथा इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। अगर हम लोग पोटेशियम और सोडियम को पानी से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करेंगे और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकालेंगे यानी हीट रिलीज करेंगे और फिर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा वो तुरंत ही आग पकड़ लेता है। उसके बाद देखिए आपके एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, तो इसलिए देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के बर्तन के रूप में यूज़ करते हैं काफ़ी। और लेकिन क्या होता है देखिए भाप के साथ क्या करता है, ये जो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है ये अभिक्रिया कर लेता है और धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे अगर सेफ की बात करें तो ये जो आपके कॉपर होते हैं, कॉपर ये आपको रिएक्शन नहीं करता है पानी से और फिर आपके जो भाप होते हैं उससे भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए कॉपर के जो बर्तन होते हैं ये बेस्ट होते हैं तांबा के। और यहाँ पे देखिए आपके अगर बात करें कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, देखिए मेटल जो होता है, मेटल को अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो साल्ट बनेगा यानी लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बनेगा। तो जब हम लोग धातु देखिए यहाँ पे आपके जो धातु हैं, धातु को जब हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड है यानी अम्ल है उससे जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये लवण बनेगा, यहाँ पे लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा रिलीज होगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्वारेजिया की, तो देखिए एक्वारेजिया होता क्या है, एक्वारेजिया आपका 3:1 का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। इसकी क्षमता इतनी होती है कि ये गोल्ड को भी गला देता है यानी सोने को भी ये क्या करता है, गला देता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। अगर हम लोग सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसको अगर हम लोग अकेले गोल्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसको गला नहीं सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक्वारेजिया बनाते हैं 3:1 अनुपात में, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में लेते हैं और 1 अनुपात में अगर हम लोग नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो ये जो मिश्रण बनता है इसे एक्वारेजिया कहते हैं और ये गोल्ड को भी गला सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी प्रतिक्रियाशीलता यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज़्यादा जो आपके रिएक्टिव आपके यहाँ पे धातु है ये पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद एल्युमिनियम, ये आपका मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद हो गया आपका जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद ये आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका कॉपर हो गया और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे
मरकरी हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे सिल्वर हो गया और उसके बाद फिर गोल्ड हो गया। तो सबसे ज़्यादा आपका जो रिएक्टिव धातु है ये कौन सा है? ये पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है और उसके बाद मैग्नीशियम है। सबसे कम अगर हम लोग रिएक्टिव बात करें धातु की तो ये कौन से हैं? ये आपके हैं गोल्ड यानी सोना, उसके बाद आपका चांदी और उसके बाद ये Hg यानी मरकरी। ये सब काफ़ी क्या है, कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो धातु और अधातु होते हैं वो आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो आखिर एक मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करती है। धातुएं पूरी तरह से भरे हुए संयोजकता कोष को प्राप्त करने के लिए अधातुओं के साथ प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया करती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी इंसान हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल हो हर तरीके से। ठीक उसी तरीके से जो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे प्रकृति में मौजूद होते हैं, वे चाहते हैं कि वे भी अपना स्टेबल रहें। लेकिन होता क्या है कि देखिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये चीज़ समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक एटम है, एक परमाणु है, जो कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है ये सोडियम परमाणु का है। और सोडियम जो परमाणु है, इसका जो परमाणु संख्या होता है ये 11 होता है, 11 होता है। देखिए यहाँ पे जो आपके के जो यहाँ पे सेल होते हैं, के सेल में मैक्सिमम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और इस नाभिक के चारों ओर घूमती रहती हैं इलेक्ट्रॉन, सेल में घूमती रहती है, जो इनके एक निश्चित कक्षा होती हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट के रिसर्च हुए हैं, उसमें बताया गया है कि कोई एक निश्चित सेल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। लेकिन जो अभी हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके के सेल हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, भरे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके जो एल जो यहाँ पे आपके सेल हैं, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन फ़ील होते हैं। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखिए ये सोडियम का परमाणु है, एटम है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ़ील हो चुके हैं, उसके बाद 8 यानी टोटल 10 हो गए और इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो बाहरी जो सबसे बाहरी जो कक्षा है यानी सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेबल होने के लिए किसी भी जो एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उत्कृष्ट गैस का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसको अटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसको अटेन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एलिमेंट को, अगर वे स्टेबल होना चाहते हैं तो। जैसे उत्कृष्ट गैस में क्या आती हैं, आपके जो हीलियम होते हैं, ये आपके उत्कृष्ट गैस हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना है, 2 है। उसके बाद जो आपके नियॉन हैं, ये भी आपका उत्कृष्ट गैस है, जिसकी यहाँ पे परमाणु संख्या 10 होती है। उसके बाद अगर उत्कृष्ट गैस की बात करें तो आर्गन भी जो है, ये आपका उत्कृष्ट गैस है, जिसकी परमाणु संख्या 18 होती है। तो दोस्तों ये इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, ये आपके जो होते हैं उत्कृष्ट गैसों के, इनके जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये जो आपके कोई भी एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए जो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको अटेन करना चाहता है। तो असल में सोडियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं, यहाँ पे जो सेल है, उसमें क्या है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, मौजूद है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो सोडियम है, ये स्टेबल नहीं रह सकता। इसलिए क्या करता है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि उत्कृष्ट गैसों का वैलेंस शेल पूरी तरह से भरा होता है
और वे कम रासायनिक गतिविधियां दिखाती हैं। तो जो भी उत्कृष्ट गैस हैं आपके, ये बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। उसके बाद देखिए, जो धातुएं होती हैं, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं, जबकि अधातु जो आपके ऋणायन होते हैं, यहाँ पे होगा ऋणायन, यानी जो आपके, हम लोग इसको बोल सकते हैं एनायन बोल सकते हैं। यहाँ पे आयन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके होंगे एनायन होंगे, यानी ऋणात्मक अधातु ऋणात्मक बनाने के लिए, एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपके सोडियम यहाँ पे जो धातु है, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये चाहेगा कि इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, टोटल मिला के 8 हो जाए। तो आप ही सोचिए कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके सामने ठीक मौजूद है क्लोरीन एटम। जो आपका क्लोरीन एटम है, इसका जो परमाणु संख्या होती है ये 17 होती है, और इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, कोष होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम अगर इसके सामने किसी भी स्थिति में क्लोरीन अगर एटम सामने आती है, तो होगा क्या, सोडियम के जो एक आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं इसके सबसे बाहरी के कोष में, ये क्या होगा, ये आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे ट्रांसफ़र, तो ये आपके हो जाएंगे क्लोरीन एटम में। और यहाँ पे जो आपके क्लोरीन एटम है, इसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और ये जब एक को रिसीव करेगा तो फिर क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी जो आउटर मोस्ट जो इसके सेल हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से ये जो क्लोरीन है ये भी अपना स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खो देगा, तो फिर क्या होगा, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो बचेंगे, उसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, तब हम लोग इसको Na+ दर्शा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन की जो संख्या है इसके नाभिक में वो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसीलिए हम लोग इसको Na+ लिखेंगे। तो आपके जो यहाँ पे आपके बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, यानी आयनिक बंधन बनते हैं। किसी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप आयनिक यौगिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जानते हैं NaCl। NaCl हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारे घरेलू नमक है। इसका फॉर्मूला, जो हमारे घर में हम लोग जो नमक से खाना बनाते हैं या फिर खाना खाने में या फिर बनाने में यूज़ करते हैं नमक का, तो ये नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है ये NaCl होता है। और यही NaCl जो है ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है। देखिए, आयनिक जो कंपाउंड होती हैं, ये यहाँ पे अगर इसको हम लोग सेपरेटली लिखेंगे, NaCl को अगर हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, Na+ लिखेंगे, और इसको हम लोग Cl- लिखेंगे। Cl- इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो यहाँ पे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो इसलिए यहाँ पे Cl- हो गया, क्योंकि इसके जो आपके यहाँ पे नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है, वो यहाँ पे 17 है। लेकिन इस क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 18 है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको Cl- के रूप में लिखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वे विपरीत रूप से आवेशित आयनों के समुच्चय के रूप में मौजूद होते हैं। अब देखिए कि आपके जो भी आयनिक जो यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं उसके प्रॉपर्टी क्या हैं, उनके क्या गुण हैं। तो देखिए, मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आमतौर पर ठोस और कठोर होते हैं।
आप जानते हैं कि जो नमक होते हैं ये भी क्या होते हैं, ठोस ही होते हैं। और हालांकि ये चूर्ण रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, जो नमक का यहाँ पे चूर्ण रूप हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी घर में हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड। हालांकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं और क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। उसके बाद देखिए इनके जो अंतर आयनिक जो आकर्षण बल होता है, इसके कारण इनका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है, ये क्या होता है, ये काफ़ी उच्च होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके NaCl हैं, NaCl जो है इसका जो गलनांक है ये आपका 1074 केल्विन होता है। और अगर इसका हम लोग क्वथनांक की बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है 1686 होता है, 86 केल्विन, 1686 केल्विन होता है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक, गलनांक मतलब जैसे नमक जो है इसको अगर हम लोग 1074 केल्विन के टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो वो गल जाएगी। और अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को 1686 केल्विन तक हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये उबलने लगेगा। तो इनका जो जो भी आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, इनका जो क्वथनांक होता है और गलनांक होता है ये काफ़ी उच्च होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं, यानी जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आम तौर पर पानी में घुल सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी के तेल होते हैं या फिर पेट्रोल होते हैं, तो इनमें क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। यानी अगर आप जो सोडियम क्लोराइड है इसको अगर आप पानी में घोलिएगा, सोडियम क्लोराइड को पानी में अगर आप घोल दीजिएगा नमक को, तो फिर क्या होगा, ये घुल जाएगा। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड को अगर आप पेट्रोल में घोलिएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, नहीं घुलेगा। तो देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट ये इसका प्रॉपर्टी है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं पिघली हुई अवस्था में पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या कहना चाहती हैं, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे घर में जो साधारण नमक हम लोग यूज़ करते हैं ये आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है, अगर मान लीजिए हम लोग एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे विलयन क्या करते हैं, देते हैं, विलयन जो देते हैं, और उसमें अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो करने लगती है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं मोल्टेन स्टेट में, जब वे वाटर में डिसॉल्व होंगे तब। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी धातुएं हैं, जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं जनरली। तो देखिए पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, यानी जो क्रस्ट होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है हमारे पृथ्वी की, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और उसको हम लोग भूपर्पटी भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो क्रस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धातु पाए जाते हैं। लेकिन असल में देखिए धातु जो होते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारी जो धातुएं होते हैं ये उनके खनिज में पाए जाते हैं, खनिज रूप में पाए जाते हैं। खनिज में क्या होता है, धातु होता है। तो खनिज अगर बोलेंगे कि किसको बोलते हैं, तो खनिज वैसे पदार्थ हैं जिनमें क्या होते हैं, धातु होते हैं, यानी मिनरल्स होते हैं। सॉरी, आपके जो खनिज होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें अयस्क किसे बोलते हैं, तो देखिए अयस्क जो होते हैं यानी जो ओर्स होते हैं, उसमें एक हाई परसेंटेज में कोई एक धातु जो होती है
वो क्या होती है, उच्च मात्रा में मौजूद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग अगर बात करें सिनेबार, सिनेबार जो होता है ये आपका मरकरी का एक क्या है, अयस्क है। तो सिनेबार अगर अयस्क जो है इसमें अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाएगी, तो मरकरी की पाई जाएगी। इसका मतलब मरकरी का जो अयस्क है वो क्या है, सिनेबार है। तो अयस्क इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी जब किसी भी खनिज में क्या होते हैं, जब हाई परसेंटेज में कोई एक धातु क्या होती है, मौजूद रहती है, तो उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। अब देखिए अयस्क में क्या होते हैं, जो हम लोग अयस्क मिट्टी से प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, गंदगी होती हैं। तो उनको देखिए यहाँ पे परिष्कृत करना, यानी उनको यहाँ पे इनरिचमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें होता क्या है, अयस्क जो होते हैं उसमें गैंग नामक अशुद्धि पाई जाती है और इससे ये दूषित होते हैं। तो देखिए असल में गैंग होते क्या है, मान लीजिए कोई भी अयस्क जो है, इस अयस्क को अगर हम लोग मिट्टी से खोद कर निकालते हैं, खनन करके निकालते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें रेत होगा, मिट्टी भी होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अशुद्धि के रूप में मौजूद रहेंगी और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। यानी अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गैंग किसे कहते हैं, तो अयस्क में जो रेत और मिट्टी मौजूद रहते हैं वो क्या होते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। अब देखिए अयस्क जो होते हैं इनको यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अयस्क से धातु निकालते हैं। तो आखिर एक अयस्क से धातु कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी धातुओं को सक्रियता श्रेणी में यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन से धातु जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिव हैं और कौन से धातु सबसे कम रिएक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए आपके जो पोटेशियम है, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, ये जो हैं ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं। इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा इसको हम लोग इसके धातु में क्या करते हैं, बदलते हैं। उसके बाद जो आपके जिंक हो गए, उसके बाद फिर आपके आयरन हो गया, उसके बाद आपका लेड हो गया, कॉपर हो गया, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये मीडियम रिएक्टिव हैं, मतलब ये मध्यम अभिक्रियाशील हैं। अगर देखिए ये जो यहाँ पे बनाया गया है, ये आपका एक तरीके से यहाँ पे श्रेणी बनाया गया है अभिक्रियाशीलता का। तो इस श्रेणी में जो बीचों बीच पाए जाते हैं, यहाँ पे बीचों बीच एग्जैक्टली नहीं है लेकिन बीच में जो मध्यम में पाए जाते हैं, ये मध्यम रिएक्टिव हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है, तो ये मीडियम है। तो इनको जो यहाँ पे इनके शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनको रिडक्शन कार्बन के रिडक्शन के मेथड से इनको शुद्ध धातु में प्राप्त करते हैं। उसके बाद फिर जो आपके सिल्वर हो गया, उसके बाद फिर जो गोल्ड हो गया, यानी सोना और चांदी जो होते हैं ये आपके जो प्रकृति में नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब मूल रूप में ही पाए जाते हैं। सोना और चांदी जो होते हैं प्रकृति में, प्राकृतिक अवस्था में जैसे ही पाए जाते हैं उसको थोड़ा बहुत परिष्कृत किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से और फिर आपको वो शुद्ध ही होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी सक्रियता श्रेणी है, यानी जो आपका रिएक्टिविटी जो आपका सीरीज है, इसमें जो सबसे निम्न जो धातुएं हैं यहाँ पे उनको कैसे धातु में बदला जाता है। तो देखिए जो सबसे कम यहाँ पे जो अभिक्रियाशील हैं उसको क्या किया जाता है, उनके अयस्कों को क्या करते हैं, यहाँ पे गर्म करके धातुओं में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फाइड जो होता है इससे तांबा प्राप्त किया जाता है। तो कॉपर सल्फाइड को गर्म करके क्या करते हैं, तांबा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर कहाँ है, आपके सबसे नीचे नीचे साइड में है या नीचे में है। और ये दो जो आपके दो हैं, ये आपके सिल्वर और गोल्ड हैं, ये आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब
नेचर में ये आपके क्या पाए जाते हैं, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित रहते हैं, फाउंड इन नेटिव स्टेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके सिनेबार हैं, जो कि मरकरी यानी पारद का क्या है, एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले क्या होता है, मरकरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये आपका HgS ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका सिनेबार है। और ये जो सिनेबार है ये क्या होता है, ये इसको सिनेबार को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये आपके मरकरिक ऑक्साइड में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और फिर यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका गैस भी निकलता है। तो खैर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके सिनेबार है यानी जो आपके मरकरी के जो एस्क है, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, मरकरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए मरकरिक ऑक्साइड को फिर से जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये किसमें अपचयन हो जाते हैं, ये आपके जो मरकरी होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं इसमें क्या होते हैं, विघटन हो जाते हैं। मरकरी यहाँ पे लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है इसलिए यहाँ पे L लिखा गया है, और ऑक्सीजन यहाँ पे गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पूछा जाए कि सक्रियता श्रेणी में, या फिर आपको यही पूछा जाए कि जो आपके यहाँ पे देखिए जो आपके कॉपर हैं या फिर लेड हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इनको सिंपली क्या किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है। और गर्म करने पर क्या होते हैं, ये अपचयित हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और इनको देखिए कार्बन के उपस्थिति में भी इनको क्या होता है, इनका रिडक्शन किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में उपस्थित रहते हैं जो धातुएं, उनको यहाँ पे कैसे उनके जो प्योर जो उनके धातु हैं उनमें कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उनको प्राप्त किया जाता है, जो यहाँ पे मिडिल में मौजूद हैं, जो यहाँ पे मिडिल में मौजूद है, इनको कैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो सल्फाइड और जो आपके कार्बोनेट के जो आपके यहाँ पे अयस्क होते हैं, वे क्या होते हैं, मध्यम प्रतिक्रियाशील होते हैं, मतलब मिडिल यहाँ पे आपके रिएक्टिविटी होती हैं उनके। तो इनको देखिए जो सल्फाइड के होते हैं अयस्क, इनको यहाँ पे भर्जन के विधि द्वारा यानी रोस्टिंग के विधि द्वारा क्या होता है, इनके धातु में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कार्बोनेट जो होते हैं इनको यहाँ पे निस्तापन किया जाता है, यानी कैल्सिनेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, इनके ऑक्साइड में प्राप्त किए जाते हैं। और फिर इनके ऑक्साइड को क्या किया जाता है, कार्बन की उपस्थिति में यहाँ पे अपचयन किया जाता है और इसको शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भर्जन जो है यानी रोस्टिंग जो है ये क्या है, असल में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को भर्जन यानी रोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद अगर निस्तापन की बात करें, कैल्सिनेशन की बात करें, तो कैल्सिनेशन क्या होता है, देखिए कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यानी सल्फाइड को अगर हम लोग गर्म करेंगे और ये ऑक्साइड में परिवर्तित होगा तो इसको हम लोग रोस्टिंग बोलेंगे। और कार्बोनेट अयस्क को अगर हम लोग गर्म करेंगे और ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में अगर चेंज होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन बोलेंगे। और देखिए जब इसके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं तो इसके ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद फिर इसको क्या होता है, कार्बन के द्वारा कार्बन की उपस्थिति में इसका अपचयन किया जाता है और इसको शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपके जो अत्यधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, और उसके बाद फिर आपके जो एल्युमिनियम हो गए, तो ये जो हैं इनको अपचायक के रूप में यूज़ किया जाता है। क्यों
क्योंकि ये जो निम्न अभिक्रियाशील जो धातु है उनके यौगिक में इसको क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड के साथ जब एल्युमिनियम की जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। और फिर आपके देखिए यहाँ पे आयरन भी क्या होते हैं, आयरन लिक्विड स्टेट में प्राप्त होते हैं। ये जो रिएक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। Fe2O3 जो है ये आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, और जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है एल्युमिनियम के साथ, जो लिक्विड स्टेट के एल्युमिनियम है इसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, सॉरी सॉलिड स्टेट के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे Fe आपका बनता है लिक्विड स्टेट में, और फिर आपका क्या होता है Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड प्राप्त होता है, और उसमें क्या होता है, हीट भी यहाँ पे निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये आयरन है, आयरन जो है ये आपका कम रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये रिएक्टिविटी जो श्रृंखला है इसमें आप देखिए, इसमें देखिए आपका जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है। लेकिन जो आपके आयरन है ये क्या है, थोड़ा कम रिएक्टिव है इन लोगों की तुलना में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयरन जो है ये इससे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु है एल्युमिनियम, इसके साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन जो है लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो रहा है, और फिर यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यहाँ पे सॉलिड स्टेट में बन रहा है अभिक्रिया के बाद, फिर ऊष्मा भी निकल रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के माध्यम से क्या होता है, जो रेल की जो पटरियाँ होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको यहाँ पे जोड़ा जाता है। देखिए आप जो रेल की बहुत लंबी लंबी पटरियाँ देखते हैं, असल में ये बहुत लंबी लंबी बनी हुई नहीं होती हैं। ये एक निश्चित रेल की पैनल्स होते हैं, और जो कि एक निश्चित दूरी पर उनको फिर से जोड़ा जाता है। तो ये जो जोड़ा जाता है, इनको यहाँ पे थर्मिट जो अभिक्रिया होती है, इसके इस अभिक्रिया के माध्यम से ही इसको जोड़ा जाता है। और इस अभिक्रिया में यूज़ होता है यहाँ पे आपके आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का यहाँ पे यूज़ होता है। और जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो फिर क्या होता है, जो आयरन होते हैं वे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, और ये फिर ये क्या होते हैं, जो भी दरार होते हैं या फिर जो जोड़ने का काम होते हैं वो यहाँ पे पूरा किया जाता है इस लिक्विड आयरन के माध्यम से। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है, तो आयरन ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करती है तो आयरन लिक्विड स्टेट में, और फिर आपके एल्युमिनियम जो ऑक्साइड हैं वो प्राप्त होती हैं और ऊष्मा भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद फिर देखिए कि जो सक्रियता श्रेणी के जो शीर्ष में मौजूद हैं, मतलब जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके पोटेशियम हो गए, सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, और मैग्नीशियम हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया। तो ये सारे जो मौजूद हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि आपके जो सक्रियता श्रेणी है, उसमें जो सबसे ऊपर में जो धातु पाए जाते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके अयस्क से, तो उनको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी अयस्क जो होता है, देखिए अयस्क क्या होता है, अयस्क किसको बोलते हैं, अयस्क उसको बोलते हैं जिसमें एक निश्चित धातु का क्या होता है, एक निश्चित धातु का हाईली परसेंटेज मौजूद होता है, तो उसी को हम लोग उस धातु का अयस्क बोलते हैं। तो अयस्क से आखिर कैसे एक धातु को प्राप्त किया जाता है ना, तो इसके कुछ प्रोसेस हैं,
और इसके प्रोसेस में क्या है, अयस्क का सबसे पहले सांद्रण किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। उसके बाद अगर हाईली रिएक्टिव धातु है तो उसको क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु में प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उसके अगर कार्बोनेट अयस्क हैं तो उसका क्या होता है, निस्तापन होता है यानी कैल्सिनेशन होता है। और सल्फाइड अयस्क है तो फिर उसका क्या होता है, भर्जन यानी रोस्टिंग होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, धातु का ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, फिर धातु का अपचयन होता है कार्बन की उपस्थिति में, और शुद्ध धातु यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त होता है। लेकिन अगर धातु जो अयस्क है ये निम्न अभिक्रियाशील धातु का है तो देखिए इसके सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं, भर्जन किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, फिर यह धातु को प्राप्त किया जाता है, फिर उसका परिष्करण किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। कोई भी आप जो मेटल देख पाते हैं अपने आसपास में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अयस्क से, और इतने सारे प्रोसेस होते हैं। सबके लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सीरीज़ है, और अलग अलग प्रक्रिया द्वारा सब क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद देखिए धातुओं का शोधन, यानी जो धातु का आपका जो रिफाइन होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कैसे किए जाते हैं। तो देखिए रिफाइन में जो मेटल यहाँ पे आपके रिफाइन होते हैं, धातुओं का परिष्करण जो किया जाता है, जो शोधन किया जाता है, सिंपली रिफाइनिंग को हम लोग परिष्करण भी बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के विधि द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनीय प्रसंस्करण जो किया जाता है। इसमें होता क्या है, असल में जो अशुद्ध धातु होता है उसको एनोड पर रखा जाता है। एनोड जो है ये आपका प्लस वाला जो छड़ है उधर में रखा जाता है, और फिर जो आपके जो अशुद्ध धातु को एनोड में रखा जाता है, अशुद्ध धातु को, और फिर जो शुद्ध धातु होते हैं उसको यहाँ पे कहाँ रखा जाता है, उसको कैथोड में रखा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए जो आपके यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है विलयन में, ये जो विलयन में सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है ये क्या होते हैं, ये आपके अम्लीयकृत क्या होते हैं, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये यूज़ किया जाता है धातुओं का जब परिष्करण होता है, यानी मेटल्स का जब रिफाइनिंग होता है तो। और ऐसे में होता क्या है, जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो घोल में चली जाती है, इस घोल में चली जाती हैं। और जो अघुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड में क्या होते हैं, एनोड में क्या होते हैं, यहाँ पे एनोड पंख बनाते हैं, एनोड मड बनाते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से। तो आपको अगर पूछा जाए कि मेटल्स को असल में रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, मेटल्स का परिष्करण कैसे किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के विधि द्वारा किया जाता है। और जनरली इस विधि द्वारा कॉपर का, फिर आपके जो जिंक हैं, उसके बाद टिन है, और फिर उसके बाद जो निकेल है, फिर आपका जो सिल्वर है, तो ये सब का यहाँ पे क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है इस विधि द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के विधि द्वारा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें संक्षारण की, जिसको हम लोग कॉरेशन बोलते हैं। देखिए कॉरेशन होता क्या है, देखिए पर्यावरण में जो भी धातु मौजूद रहती हैं उनका क्या होता है, क्रमिक रूप से क्या होता है, क्षरण होता है। क्षरण मतलब ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होता है, मतलब उनकी जो क्वालिटी होता है ये दिन ब दिन क्या होती है, क्षय होते जाती है। और ये इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये वायु में उपस्थित जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इस वजह से भी क्या होते हैं, यहाँ पे संक्षारण होती है धातुओं में। फॉर एग्जांपल जो लोहा में जंग लगता है, तो लोहा में जो देखिए जंग लगना लोहे में संक्षारण का एक सामान्य रूप है। यह ऑक्सीजन और पानी के साथ लोहे की प्रतिक्रिया के कारण होता है। तो देखिए जो आयरन में आपके जंग लगता है वो क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है, ये जो हमारी वायु में जो
ऑक्सीजन मौजूद है और जो नमी मौजूद है, जो नमी मौजूद है इसलिए भी क्या होता है, नमी जो मौजूद है और जो आपके ये एक्वस में होता है, एक्वस में नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे वायु में जो ऑक्सीजन और पानी जो मौजूद रहता है उसके साथ अभिक्रिया करके आयरन क्या करता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है और यहाँ पे उसका क्या होता है, संक्षारण स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जंग लगने की जो प्रक्रिया है इसको रोका भी जा सकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है, तो सिंपली जैसे कुछ लोहा का अगर चीज़ होता है, वस्तु होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि उसको हम लोग जंग लगने से बचा सकें। या फिर गैल्वेनाइजिंग जो आपके प्रोसेस है इसको भी किया जाता है, जिसको हिंदी में यसत लेपन भी कहते हैं। और फिर मिश्र धातु के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो मिश्र धातु के रूप में भी अगर हम लोग किसी धातु को यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यसद लेपन जो आपका गैल्वेनाइजिंग जो आपका प्रोसेस है ये क्या है, देखिए लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर क्या होते हैं, जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। यानी सिंपली हम लोग इसको समझ सकते हैं कि लोहे और जो इस्पात होते हैं, यानी लोहा और जो स्टील होता है, इस पर अगर जिंक की एक यानी जस्ते की एक एक परत अगर चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यसद लेपन बोलेंगे। देखिए मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक अधातु या फिर एक एक धातु और एक अधातु का सजातीय क्या होता है, मिश्रण होता है, जो प्राथमिक धातु का क्या होता है, गुण को बदल देता है। तो देखिए मिश्र धातु असल में हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, उसमें जो धातु है उसमें जंग ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोहा होता है, लोहा असल में बहुत ही नरम होता है, प्योर लोहा, उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 0.05% क्या होता है, कार्बन मिला जाता है। तो ये कार्बन जो मिला दिया जाता है तो इससे क्या होता है, लोहा जो होता है आपका क्या होता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। लेकिन लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है और उसमें क्या होता है, जंग भी नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो घरों में आप जो स्टेनलेस बर्तन यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील का, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में लोहा लोहा ही होता है, लेकिन लोहा में निकेल और क्रोमियम को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें जंग नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, धातु का। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।